नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल वॉइस अप में। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ गोली और जहर नॉवल का पार्ट 7। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गोली और जहर नॉवल का 6वां पार्ट। सुनील ने पार्क रोड पर स्थित भूषण कंसल के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा कल्पना ने खोला। तुम? सुनील पर निगाह पड़ते ही वो बोली, तुम फिर आ गए। नमस्ते, सिर नवाता मुस्कुराता सुनील बोला। अब क्या चाहते हो? चाहता तो हूँ मैं श्रीदेवी से शादी करना, लेकिन आपसे तो बस मिलना ही चाहता हूँ, ज़रा सा। किस लिए? मुझे 10 तक गिनती सिखाने के लिए? वो तो मजाक की बात थी। आप तो इतनी इंटेलिजेंट है, 10 तक गिनती तो आपको पहले से ही आती होगी। 9 तक तो शर्ती आती होगी। फिर उतर आए बदतमीजी पर। नेवर, मैं तो। कल्पना। पीछे कहीं से भूषण कंसल की आवाज़ आई। कौन है? वही प्रेस रिपोर्टर है जो सोमवार भी आया था। क्या चाहता है? पता नहीं, मुझे पूछने दो। कल्पना दरवाजे पर से एक और हटी। तत्काल सुनील ने यूं भीतर कदम रखा जैसे उस काम में 1 सेकंड की भी देरी होने की सूरत में दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद किया जा सकता है। भीतर पहुंचकर उसने ड्राइंग रूम में निगाह डाली तो पाया तो एक और 2 बंद सूटकेस रखे थे, और एक खुला सूटकेस दीवान पर पड़ा था जिसका सामान भूषण कंसल व्यवस्थित कर रहा था। कहीं जाने की तैयारी हो रही मालूम होती है, सुनील मीठे स्वर में बोला। कोई ऐतराज़? कंसल बोला। ऐसे में आप लोगों का शहर छोड़ के जाना बड़ा अजीब लगेगा। कैसे में? कल्पना बोली। ऐसे में ही, जबकि सुनील बोला, नरोत्तम ठाकुर के कत्ल की तफ्तीश अभी जारी है। हमारा जाना अजीब किसे लगेगा? कंसल बोला। पुलिस को। कातिल अभी तक पकड़ा जो नहीं गया है। और सुनील ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। और क्या? फ्लाइट इज एन एविडेंस ऑफ गिल्ट। भाग कौन रहा है? हम तो एक शादी पर बंबई जा रहे हैं। ठाकुर का कत्ल हो गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दुनियादारी छोड़ दें। वो तो है। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, आपकी राय में गबन गया पैसा ठाकुर साहब ने अपने पल्ले से क्यों जमा कराया था? कोई पल्ले वल्ले से जमा नहीं कराया था। कल्पना तमक कर बोली। 25 लाख की रकम थी वो। इतनी बड़ी रकम के लिए कोई अपनी गांठ नहीं खोलता। तो ये कि वो गबन का ही पैसा था जो उन्होंने अपने अंजाम से खौफ खाकर वापस जमा करा दिया था। अगर गबन विश्वनाथ जोशी को हथियार बनाकर ठाकुर ने किया तो चौहान के उस इकबालिया बयान का क्या मतलब हुआ जिसमें उसने कंसल साहब को गबन के लिए जिम्मेदार ठहराया था? ये सब स्टोरी है। चौहान के ऐसे किसी बयान का कोई वजूद नहीं। हमने पहले भी कहा, अभी भी कहते हैं, आइंदा पूछोगे तो भी यही कहेंगे। ऐसा कोई बयान नहीं है तो पेश करो। हालात का इशारा इस तरफ है कि चौहान के इकबालिया बयान वाली वो चिट्ठी आप ठाकुर की स्टडी से चुराकर नष्ट कर चुकी हैं। फिर पहुंच गए उस आने वाली जगह पर। मेरे पिछले फेरे में आप खुद कबूल कर चुकी हैं कि शनिवार शाम को 5 बजे के करीब आप ठाकुर साहब के यहाँ गई थी। आपने जानबूझकर वहाँ जाने का वो वक्त चुना था जबकि ठाकुर साहब अपनी इवनिंग वॉक पर गए हुए होते थे। तो पंकज कहती है कि उसने आपको तब ठाकुर साहब की स्टडी में देखा था जब आप उनकी टेबल पर उनकी मेज़ का दराज खोले बैठी थी। ये बात मुझे अपने पिछले फेरे पर नहीं मालूम थी, लेकिन अब मालूम है। वो तो मैं ठाकुर साहब के लिए संदेशा छोड़ने के लिए कोई पेपर वगैरह तलाश कर रही थी। पंकज कहती है एक पैड तो मेज़ पर आपके सामने पड़ा था, वो मुझे दिखाई नहीं दिया था। फिर भी किसी पराये घर में जाकर उसकी गैर हाजिरी में किसी के दराज को टटोलना, वो सब उस वजह से नहीं था जो तुम सोच रहे हो। आप मिलना क्यों चाहती थी ठाकुर साहब से? उनकी मिजाज पुरसी के लिए, और किस लिए? लेकिन इंतज़ार से तंग आ गई, इसलिए पीछे मैसेज छोड़ देने का इरादा किया। हाँ, मैसेज छोड़ा तो नहीं था आपने। पंकज जो मिल गई थी, मंशा तो वहाँ हाजिरी लगाने से थी, वो तो तब पंकज ही लगवा देती। लेकिन शायद बाद में आपको सूझा कि यूँ हाजिरी ठीक नहीं थी, इसलिए आप अगले रोज़ उस वक्त फिर वहाँ गई। झूठ। और उस काम को अंजाम देकर आई जिसे कि पंकज के एकाएक आप पहुँचने की वजह से आप पिछले रोज़ अंजाम नहीं दे पाई थी। लेकिन उस रोज़ वहाँ एकाएक ठाकुर साहब लौट आए, जिसकी वजह से आप स्टडी की खिड़की से कूद कर वहाँ से भागी और यूं रंगे हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बची। देख लिया इस आदमी को घर में घुसाने का नतीजा? कल्पना तीखे स्वर में अपने पति से बोली। अब भुगतो। क्यों भाई? कंसल नथुने फुलाता हुआ बोला। बाज नहीं आओगे तुम? आपने आज का ब्लास्ट देखा?
देखा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी ने सोमवार रात को जहर से ठाकुर साहब की जान लेने का सामान किया हुआ था। किसी ने डिजिट्रेक्स की गोलियां पीसकर उनकी ओवल्टीन में मिला दी थी। ठाकुर साहब का गोली खाकर मरना इत्तेफाक था। वो वैसे ना मरे होते तो उन्होंने वो ओवल्टीन पी होती, जिससे कि उनकी मौत निश्चित थी। तो तुम समझते हो कि ठाकुर साहब की ओवल्टीन में गोलियां पीसकर मैंने मिलाई या आपकी पत्नी ने? लो, कल्पना बोली, अभी तो ये मेरे दूसरे फेरे के ही राग गा रहा था और अब एक तीसरा फेरा भी साबित कर रहा है। आपका ऐसा हौसला किस लिए हुआ हो सकता है? सुनील बोला। क्योंकि आपको आश्वासन था कि आपके दूसरे फेरे की पोल नहीं खुली थी। क्यों नहीं खुली थी? क्योंकि एक गरीब का ईमान खराब करके आपने उसे अपनी तरफ मिला लिया था। कौन गरीब? बॉबी। अब ये भी बताऊं कौन बॉबी? कल्पना सकपकाई। सुनील अपलक उसे देखता रहा। तो तुम ये कहना चाहते हो? फिर वो बोली कि ठाकुर साहब की ओवल्टीन में जहर में मिलाकर मैं आई थी। यह आपके पति? सुनील बोला। तुम मूर्ख हो। अच्छा, एक तरफ तो तुम कहते हो कि चौहान की चिट्ठी चुराने में मैं पहले ही कामयाब हो गई थी और दूसरी तरफ कहते हो कि मैंने फिर भी ठाकुर साहब की मौत का सामान किया। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं। सुनिए, कैसे हो सकती हैं। मेरा कहना यह है कि वो चिट्ठी चुराकर उसे पढ़ चुकने के बाद ही आपको यह एहसास हुआ था कि वो आपकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। आपने महसूस किया था कि चिट्ठी में निहित तथ्यों की जानकारी भी ठाकुर को होना आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि उसके हल्फिया बयान के बिना पर भी विश्वनाथ जोशी वाला केस फिर खुल सकता था। यूँ अगर ये साबित हो जाता कि गबन असल में चौहान की मदद से आपके पति ने किया था तो 25 लाख रुपया तो आप लोगों की गिरह से निकलता ही निकलता। कंसल साहब जेल भी जाते। इसलिए आपने महसूस किया कि उस दुश्वारी से ठाकुर साहब की तत्काल मृत्यु ही आपको निजात दिला सकती थी। एक बार ये फैसला कर लेने के बाद बाकी काम आसान था। आप लोग ठाकुर साहब के फैमिली फ्रेंड्स हैं, इसलिए ठाकुर साहब की रात को सोने से पहले ओवल्टीन पीने की आदत से आप बखूबी वाकिफ हो सकते थे। आपको डिजिट्रेक्स और ओवरडोज की सूरत में उसके घातक प्रभाव की खबर होना भी कोई बड़ी बात नहीं। ठाकुर साहब ने कभी आपको खुद ही इस बाबत बताया हो सकता है। उम्र दराज लोग अपनी दवाएं और अपनी बीमारियों के लक्षण अपने मिलने जुलने वालों से डिस्कस करते ही रहते हैं। मिस्टर, कल्पना तीखे स्वर में बोली, ये ब्लफ यहाँ नहीं चलने का। तुम 7 जन्म कुछ साबित करके नहीं दिखा सकते। आप कल्पना की ओर ध्यान दिए बिना सुनील कंसल से बोला, इस बात से भी इनकार करते हैं कि ठाकुर साहब ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जिसके जवाब का उन्हें इंतजार था? कंसल हिचकिचाया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने इनकार में सिर हिलाया। उस चिट्ठी की, सुनील चेतावनी भरे स्वर में बोला, बहुत लोगों को वाकिफियत है। हाँ, कंसल निर्णायक स्वर में बोला, लिखी थी और मैंने चिट्ठी मिलते ही ठाकुर साहब को टेलीफोन करके उसका जवाब दे दिया था। लेकिन ठाकुर साहब के वकील प्रदीप सक्सेना के आपके इस बाबत पूछने पर तो आपने कहा था, आपकी बीवी ने भी कहा था कि वो एक बेजा इल्जाम था और आप उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते थे। सक्सेना को ऐसा कहने की वजह थी क्या? वो ठाकुर साहब का बड़ा राजदा बनता था और इस बात की हमेशा बड़ी फूंक लेता था कि ठाकुर साहब अपना हर कदम उससे मशवरा करके उठाते थे और हर अहम बात उससे डिस्कस करते थे। जब ठाकुर साहब ने उसे नहीं बताया था कि मैंने चिट्ठी की बाबत फ़ोन पर उससे बात की थी तो फिर मैं भी क्यों बताता? आई सी। बहरहाल फ़ोन पर क्या जवाब दिया था आपने? यही कि अगर उन्होंने मेरे ऊपर कोई उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाया तो मजबूरन मुझे उनके खिलाफ कोर्ट कचहरी करनी पड़ेगी। क्या कोर्ट कचहरी करते आप? मैं उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करता। ठाकुर साहब ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। चुपचाप सुन ली थी उन्होंने ये बात। और क्या करते? उनका ब्लफ और कितनी देर चल सकता था? आपका ये वार्तालाप उनसे कब हुआ था? सोमवार। कहाँ किया था फ़ोन आपने? उनकी कोठी पर। फ़ोन ठाकुर साहब ने खुद उठाया था या किसी और ने रिसीव करके ठाकुर साहब को दिया था? उन्होंने खुद उठाया था। किस वक्त किया था फ़ोन आपने? बंसल हिचकिचाया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। फ़ोन कॉल के वक्त से क्या फ़र्क पड़ता है? कल्पना बोली। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। इसलिए तो आपको भी बताने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। फ़ोन मैंने, कंसल बोला, शाम 6:30 बजे के करीब किया था। सुनील ने एक आह सी भरी। कंसल उस सवाल के चक्कर में नहीं आया था। सुनील को उम्मीद थी कि वो दिन का कोई वक्त बताता तो फिर वो ये बात हथौड़ी की तरह उसके सिर पर ठोकता कि ठाकुर साहब तो सारा दिन घर पर मौजूद थे ही नहीं। अब या तो कंसल के मुंह से संयोगवश वो वक्त निकला था जबकि वो घर पर थे, और या फिर उसने सच में ही फ़ोन किया था। यानी कि प्रत्यक्ष वो बोला। आपने अपना ये करारा जवाब कि अगर उन्होंने आप पर कोई उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाया तो आप उन पर मानहानि का मुकदमा कर देंगे।
उन्हें तब दिया जबकि आपको गारंटी हो गई थी कि चौहान की चिट्ठी का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। मिस्टर, कंसल सख्ती से बोला, उस चिट्ठी का बार बार जिक्र करके तुम एक फर्जी कहानी को हकीकत नहीं बना सकते। सोमवार रात को अपने मौत से पहले ठाकुर साहब ने अपनी स्टडी में एक खास मेहमान को रिसीव किया था। फिर वो मेहमान आप थे? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? पूछ रहा हूँ। जब पूछने के वक्त नहीं पूछा तो अब क्यों पूछ रहे हो? क्या मतलब? तुम तो अखबार में इस बाबत मेरा नाम भी छाप चुके हो। वो तो एक संभावना के तौर पर छापा गया था, और फिर यूं छपने वाला नाम अकेले आपका तो नहीं था। मैं नहीं था ठाकुर का खास मेहमान। जो बात आप ठाकुर साहब से फ़ोन पर हुई बताते हैं, शायद वो असल में रूबरू हुई हो, और खून खराबे की नौबत शायद इसलिए आई हो कि चौहान की चिट्ठी चोरी हो जाने के बावजूद ठाकुर साहब विश्वनाथ जोशी का केस खुलवाने से बाज नहीं आ रहे थे। देखो, कंसल गुस्से से बोला, तुम यूं पेपर की उड़ाओगे या मुझ पर बेजा इल्ज़ाम लगाओगे तो पछताओगे। अच्छा, हाँ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। गिरफ्तार करवा देंगे? किस जुर्म में? क्या किया है मैंने? तुम मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। मैं आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं पुलिस को यही कहूँगा, और मेरी बीवी इस बात की गवाह होगी। इस बात की कल्पना भी अपने पति से मेल खाते स्वर में बोली, और इस बात की भी कि तुम जबरन हमारे घर में घुस आए हो। गुड गुड। कैसे बुलाएंगे आप पुलिस को? मैं अभी फ़ोन करता हूँ, कंसल बोला। आप खातिर जमा रखिए, आपका ये काम मैं किए देता हूँ। शायद आपको मालूम ना हो कि ऐसे कामों के लिए पुलिस को कहाँ फ़ोन करना होता है। फिर सुनील लंबे ढक भरता कोने में रखे टेलीफोन के करीब पहुँचा। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से फ़ोन उठाया गया तो वो माउथ पीस में बोला, इंस्पेक्टर प्रभुदयाल, नमस्ते माई बाप, मैं सुनील बोल रहा हूँ। आपके लिए एक खास खबर है। हतप्राण नरोत्तम ठाकुर का भूतपूर्व पार्टनर भूषण कंसल अपनी पत्नी समेत फरार हो जाने की फिराक में है। बस किसी भीषण कूच की तैयारी है। आपने उससे कोई बात करनी हो तो अभी कर लीजिए, वरना चिड़िया फुर्र हो जाएगी। अभी लीजिए। सुनील ने रिसीवर नीचे फ़ोन के पहलू में रख दिया और फिर बोला, लाइन लगी हुई है, एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी लाइन पर है, बात कर लीजिए। आपको जानकर खुशी होगी कि आपसे ज़्यादा पुलिस आपसे बात करने की ख्वाहिशमंद है। यू? कल्पना तड़प कर बोली, यू सन ऑफ बिच। आई कैन नॉट बी योर सन मैडम। सुनील मुस्कुराता हुआ बोला, आई एम ओल्डर देन यू। कल्पना के मुंह से फिर बोलना फूटा। कंसल दंपति जब कार पर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तो भूषण कंसल ने तब भी जीन के 3 पैक चढ़ाए हुए थे, इसलिए वो इस तरह से ऊँगता ऊँगता ही एयरपोर्ट पहुंचा था। लेकिन क्योंकि कल्पना के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए जल्दी ही उसे एहसास हो गया था कि न केवल उनके फ्लैट की निगरानी की जा रही थी, किसी ने एयरपोर्ट तक उनका पीछा भी किया था। ज़रूर वो पुलिस का काम था जिसे कि उस कमीने प्रेस रिपोर्टर ने खबरदार कर दिया था। नतीजतन पुलिस ने हुक्म दंदना दिया था कि फिलहाल वो शहर छोड़कर नहीं जा सकते थे। बम्बई में शादी की जोरदार दुहाई देने पर वो इतना पिघले थे कि उन्होंने दोनों में से एक जने को शादी पर जाने की इजाज़त दे दी थी। एयरपोर्ट पर पति को सी ऑफ करके और अपनी टिकट पर रिफंड क्लेम करके जब वो फारिग हुई तो उसने एयरपोर्ट के एक पब्लिक बूथ से एक नंबर डायल किया। कोई जवाब ना मिला। फिर वो कार पर वापस अपने घर लौटी, बदस्तूर उन्हीं 2 जनों की निगरानी में जो कि एयरपोर्ट पर भी उनके पीछे गए थे। 1 घंटे बाद वो पैदल घर से निकली और लापरवाही से चलती हुई मोड़ के जनरल स्टोर पर गई। 5 मिनट बाद वो 100% गारंटी के साथ वापस लौटी कि उसकी निगरानी जारी थी। फ्लैट में पहुंचकर उसने फिर पहले वाले नंबर पर फ़ोन किया। कोई जवाब ना मिला। आखिरकार 6 बजे के करीब उसकी कोशिश रंग लाई। किसी ने दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया और फिर एक चिर परिचित पुरुष स्वर उसके कानों में पड़ा। हेलो डार्लिंग, वो मादक स्वर में बोली। कहाँ चले गए थे? दोपहर से लगातार फ़ोन कर रही हूँ। अकेले होना? बहुत अच्छी खबर है। मेरा बम्बई जाना टल गया है, लेकिन मेरा हस्बैंड बम्बई चला गया है। खुद प्लेन पर चढ़ा कर आई हूँ, परसों से पहले नहीं आने का। अब बोलो, तुम आते हो या मैं आऊँ? ठीक है। कितने बजे? इतनी देर में? मैं तो अभी आना चाहती थी। बेशर्मी से कहलवा रहे हो तो यही समझ लो। मरी जा रही हूँ तुम्हारे से मिलने को। ठीक है, 9 बजे। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन वापस क्रैडल पर रख दिया। निर्धारित समय पर जब साड़ी ब्लाउज में सजी धजी बॉबी निर्धारित स्थान पर पहुंची तो सुनील को नई मारुति 1000 पर आया देखकर उसके छक्के छोड़ गए। नई कार? उसके मुंह से निकला। मारुति 1000? दोस्त की है, सुनील बोला। तुम्हारे लिए खास मुहैया की है। तुम भी क्या याद करोगी कि कोई कदरदान मिला था?
ओह सर, बॉबी हर्षित स्वर में बोली और फिर कार में उसके पहलू में आ बैठी। अब मुझे सर कहना बंद करो। मेरा नाम सुनील है। क्या है? सुनील। और इस वक्त तुम ठाकुर फैमिली की मेड नहीं, मेरी फ्रेंड हो। फ्रेंड? हाँ, जाने बहार, गुले गुलजार, नूरे नज़र, राहते जिगर, तूफान हमदम। क्या? जवाब में बॉबी उसके साथ सटकर बैठ गई। साड़ी बड़ी शानदार है, सुनील बोला। मालकिन की है, बॉबी बोली। खास उधार मांगी तुम्हारी खातिर। जैसे मैंने कार उधार मांगी तुम्हारी खातिर? हाँ, तो फिर तो हम दोनों ही मंगते हुए। वो हंसी। सुनील ने कार आगे बढ़ाई और फिर बोला, कहाँ चले? जहाँ मर्जी, बॉबी मिस्री खुले स्वर में बोली। सुनील उसे नगर के 5 स्टार होटल शाहजहाँ के शानदार रेस्टोरेंट मुमताज में ले गया। ये तो बहुत शानदार जगह है, बॉबी बोली। पहले कभी नहीं आई यहाँ? सुनील यूं बोला जैसे तफरीह के लिए शाम को किसी उम्दा जगह जाना बॉबी की रोजमर्रा की रूटीन हो। नहीं, बॉबी बोली, ऐसी जगह तो मैंने फिल्मों में ही देखी है। यहाँ तो बहुत पैसे लगते होंगे हर चीज़ के। पैसे की क्या औकात है तुम्हारे सामने? बॉबी उसके कंधे से लिपट गई। वो एक कोने की मेज़ पर जा बैठे तो सुनील बोला, कभी कॉकटेल पी है? 1-2 बार चोरी से पी थी, बॉबी संकोचपूर्ण स्वर में बोली। कोठी में पार्टी थी, 1 आध घूंट भर लिया था। मज़ा आया था? चक्कर आया था? वो घटिया कॉकटेल होगी, आज मैं मंगाता हूँ, पी के देखना, मज़ा आएगा। सुनील ने उसके लिए शैंपेन कॉकटेल और अपने लिए विस्की मंगाई। चीयर्स, वो बोला। बॉबी ने भी ग्लास उठाकर चीयर्स बोला। उसने ग्लास को होठों की तरफ बढ़ाया, हिट की और फिर आशंकित भाव से बोली, नशा तो नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, मेरा जिम्मा। बॉबी ने झिझकते हुए एक घूंट भरा। कैसी लगी? सुनील बोला। बढ़िया, वो अपने मोतियों जैसे दांत चमकाती हुई बोली। हैरानी है, सुनील सावधानी से शब्दों का चयन करता हुआ बोला। किस बात की? तुम्हारे इतने फ्रेंड हैं, फिर भी तुम्हें कोई ऐसी जगह लेकर नहीं गया? इतने क्या दर्जनों में हैं? तो कितने हैं? तुम हो भाई, मेरे अलावा। तुम्हारे अलावा जो है वो मुझे इस घड़ी यहाँ देख ले तो जल ही मरे। कौन? वो जिसने कल रात हमें लेटर बॉक्स के पास खड़े बातें करते देखा था, जो पार्क की दीवार पर से हमारी ऊपर जासूसी कर रहा था। हाँ, बताओ तो, उसे ऐसा करना चाहिए था। मैं क्या उसकी जर खरीद लौंडी हूँ? अब क्या किसी से 2 बातें कर लेने पर भी पाबंदी होती है? वही तो। वैसे था कौन वो? सुभाष, वकील साहब का ड्राइवर। वो मरता है तुम्हारे ऊपर? बुरी तरह से। वैसे था तो वो कृष्णा का दीवाना, उसी की फिराक में आता था, लेकिन एक बार मेरे ऊपर निगाह पड़ते ही पट्टे ने ऐसा पलटा खाया कि बस वो हंसी चक्कर घिनी बन के रह गया। तुम हो ही ऐसी, तुम्हें तो अमिताभ बच्चन देख ले तो उसका ईमान डोल जाए। वो तो है, वो खुश होती हुई बोली। कुछ खाएगी क्या? चिकन टिक्का? खाऊंगी, सुनील ने ऑर्डर किया। दूसरी कॉकटेल के दौरान उसने धीरे धीरे बॉबी से वो सवाल पूछने आरंभ किए जिसके लिए वो उसे वहां लेकर आया था। कैसे है तेरे एम्प्लॉयर? अपनी एक बांह उसके गिर्द लपेटता सुनील अब बड़े आत्मीयता भरे स्वर में बोला। ठीक है, बॉबी बड़े सहज भाव से बोली। मालिक तो बहुत ही अच्छे थे। मालकिन? वो भी अच्छी है, अपने ऊपर तो बहुत ही मेहरबान रहती है। खुशकिस्मत है तू। वो तो मैं हूँ, लेकिन तेरी मालकिन बंदी तो बूढ़े के पल्ले हुई थी ना, और बूढ़ा भी बीमार, लाचार। नम्रता तो इतनी खूबसूरत है, उसे नरोत्तम ठाकुर में क्या दिखाई दिया होगा? क्या दिखाई दिया होगा? बॉबी झूमकर बोली। मैंने तेरे से पूछा है। मैंने तुम्हारे से पूछा है। मेरे ख्याल से तो पैसा ही दिखाई दिया होगा। और क्या, वरना कौन करता है ऐसे अपनी जवानी बर्बाद? तेरे से कोई ठाकुर जैसा पैसे वाला बूढ़ा शादी करने को कहे तो तू कर लेगी? हाँ, बशर्ते कि वो जल्दी मर जाए मेरे से। वो जोर से हंसी। नम्रता जितना इंतजार नहीं होगा। धीरे धीरे। बॉबी ने तत्काल अपने आप को काबू में किया। दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता था? सुनील ने नया सवाल किया। मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ। नम्रता पेश कैसे आती थी ठाकुर से? बहुत अच्छी तरह से, बहुत सेवा करती थी, बहुत ख्याल रखती थी। सब दिखावा होगा। होगा क्या? हाई। अच्छा, और नहीं तो क्या? निष्ठावान पत्नियां क्या अपने पतियों की जासूसियां करवाती हैं? नम्रता अपने पति की जासूसी करती थी। कम से कम एक बार की तो मैं खुद गवाह हूं। क्या हुआ था उस बार? सुनो, शनिवार सुबह ठाकुर साहब की कुरियर से एक चिट्ठी आई थी जो राम मिलन ने उन तक बेडरूम में पहुंचाई थी। वो चिट्ठी ठाकुर साहब के हाथ में ही थी कि नम्रता आ गई थी। तब ठाकुर साहब ने वो चिट्ठी फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दी थी।
बाद में ठाकुर साहब जरा नीचे स्टडी में गए थे तो नम्रता तत्काल उनके बेडरूम में पहुंची थी और उसने टोकरी में से चिट्ठी के तमाम टुकड़े बीन लिए थे। बाद में मैंने उसे उन टुकड़ों को तरतीबवार सेलो टेप में चिपकाते देखा था। कहाँ देखा था? नम्रता के बेडरूम में। कैसे देखा था? दरवाजे के चाबी के छेद में आंख लगाकर। वो हंसी। जासूस की जासूसी कर दी मैंने। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। दरअसल वो फिर हंसी। मैं उसे रद्दी की टोकरी में से टुकड़े बीनती देखकर ये जानने को उत्सुक हो उठी थी कि वो उन टुकड़ों का क्या करने वाली थी। बड़ी खतरनाक हरकतें हैं तेरी। मैं खुद क्या कम खतरनाक हूँ? मजाक कर रही है? हाँ, उसने बड़ी सादगी से कबूल किया। ये कोठी में ठाकुर साहब का और नम्रता का एक ही बेडरूम नहीं है? नहीं, पहले कभी रहा हो तो रहा हो। जब से मैं वहाँ हूँ तब से नम्रता अलग बेडरूम में सोती है। यानी कि शादीशुदा होते हुए भी तुम्हारी कन्याओं जैसी ही जिंदगी थी तुम्हारी मालकिन की। यही समझ लो। फिर तो अपनी दिलजोई का कोई सामान किया ही हुआ होगा उसने। क्या मतलब? सोच, जो सुख एक नौजवान खूबसूरत लड़की को अपने बूढ़े बीमार खाविन से ना हासिल हुआ हो, उसे हासिल करने के लिए वो दाएं बाएं नहीं झांकेंगी। अच्छा, वो बात? हाँ, वो बात। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो संदिग्ध भाव से बोली। तुम्हारा नम्रता से क्या लेना देना? कुछ नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ। और फिर तेरी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है। इतनी सुरीली आवाज़ है तेरी। तू बोलती है, मेरे कानों में घंटियाँ बजने लगती है। वो खुश हो गई। बाकी बात का क्या है? सुनील लापरवाही दिखाता हुआ बोला। तो नम्रता की बात नहीं करना चाहती तो हम माधुरी दीक्षित की बात कर लेते हैं, जूही चावला की बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, तुम जिसकी मर्जी बात करो। तो फिर है कोई तेरी मालकिन का बॉयफ्रेंड? पता नहीं, वैसे श्याम भैया के चर्चे तो सुनने में आते ही हैं उस घर में। श्याम भैया, जिसे ठाकुर साहब ने खड़े पैर घर से निकाल दिया था? हाँ, लेकिन कहते हैं कि वो नम्रता के पीछे पड़ा रहता था। नम्रता का उससे कोई लेना देना नहीं? कहते तो यही हैं, लेकिन पहुंचा तो फिर भी हुआ है कोठी पर वो। इस बार वो पंकज के चक्कर में लगता है। अच्छा, अजीब आदमी है ये श्याम भैया। कभी इस करवट कभी उस करवट, कभी इस करवट कभी उस करवट। बॉबी ने बड़े रंगीन लहजे में दोहराया। कभी इस करवट कभी उस करवट, दीवाना गया दामन से लिपट। पंकज के तो सुना है कई दीवाने हैं। हाँ है, हर वक्त मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहते हैं उस पर। एक वो कुंवर जी ही है जिसकी वजह से घर में इतना कोहराम मचा था। अच्छा, क्या हुआ था? तरंग में बॉबी ने सारा वाकया कह सुनाया। उसने उस टेलीफोन कॉल की बाबत भी बताया जो युद्धवीर और नम्रता के बीच में हुई थी और जिसे उसने चुपचाप पैरेलल टेलीफोन पर सुना था। और ये भी बताया कि उस कॉल के जवाब में नम्रता युद्धवीर से चुपचाप मिलने गई थी। लेकिन कुंवर जी फिर भी नहीं टले थे। आखिर में बॉबी बोली, राजपूत जो ठहरे, तूने सच में उन्हें सोमवार की रात को कोठी के इर्द गिर्द मंडराते देखा था? लो, और क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? तूने उन्हें ठीक से पहचाना था? बिल्कुल ठीक से पहचाना था। कोठी के सामने सड़क के पार लैंप पोस्ट के नीचे खड़े। क्या पता वो भीतर भी आए हों। क्या पता, वो 2-3 बार मुझे सड़क पर दिखाई दिए थे और फिर सड़क खाली हो गई थी। अब क्या पता वो वापस चले गए थे या भीतर आ गए थे। वैसे कोठी की कॉल बेल तो बजी नहीं थी। जब वो ऑल दी वे कोठी तक आए थे तो किसी वजह से ही आए होंगे। कोठी के आगे महज चहलकदमी करने तो आए नहीं होंगे वो। यही बात तो मुझे खटक रही थी। तभी तो बार बार मेरा दिल चाहता था कि मैं नीचे जाकर देख के आऊं। तू गई थी? ठाकुर साहब ने सबको मना किया था नीचे आने से। तू मना हो गई थी? भला तुमसे क्या झूठ बोलना, तुम तो अपने हो। सुनील ने तत्काल उसे अपने पहलू में भींचकर अपने पन पर जैसे मोहर लगाई। मैं तब नहीं गई थी, ठाकुर साहब का खौफ जो था। तो कब गई थी? बाद में। बाद में कब? ठीक से बता। जब गोलियां चलने की आवाज़ आई थी। गोलियां? सुनील चौंका। गोलियां? हाँ, लेकिन गोली तो एक ही चली थी। कम से कम 2 बार ठाठा तो मैंने साफ सुनी थी। खैर, तुझे सूझा था कि वो गोली चलने की आवाज़ थी? एकदम नहीं सूझा था। पहले मैंने ये सोचा था कि वो सड़क पर से आई किसी ट्रक के बैकफायर करने की आवाज़ थी, लेकिन फिर रह रहकर मेरी आंखों के आगे बाहर सड़क पर मंडराते कुंवर जी का चेहरा फिर जाता था। मैंने बहुत देर जब्त किया, लेकिन फिर मेरे से सस्पेंस नहीं बर्दाश्त हुआ था। फिर मैंने चुपचाप सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाकर आहट लेने की जरूरत करने का फैसला किया था। फिर मैं दबे पांव सीढ़ियाँ उतरने लगी थी, लेकिन मैं अभी देवड़ी तक पहुँचती सीढ़ियों के मोड़ पर ही थी कि मुझे स्टडी का दरवाज़ा खुलने की आहट मिली थी। मैं फौरन सीढ़ियों पर उकड़ू होकर रेलिंग की ओट में हो गई थी। तब इस ख्याल से मेरे हाथ पांव फूल गए थे कि शायद ठाकुर साहब ही स्टडी में थे। लेकिन तभी मुझे स्टडी के दरवाजे पर साड़ी पहने एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी थी, जो कि मेरे देखते देखते ही देवड़ी पार करके बाहर का दरवाज़ा खोल के वहाँ से कूच कर गई थी।
उस लड़की ने तुझे नहीं देखा था? उसे अपनी सूध-बूध कहाँ थी? वो तो यूं बदहवास थी, यूं आतंकित थी जैसे चड़ी में भूत देख लिया हो। उस वक्त तुझे मालूम था वो कौन थी? नहीं, लेकिन बाद में जब पुलिस ने उससे आमना सामना करवाया था तो मालूम हुआ था कि वो ज्योत्सना जोशी नाम की लड़की थी। उसके वहां से कूच कर जाने के बाद नीचे आकर तूने स्टडी में नहीं झांका था? ना, मेरी मजाल ही नहीं हुई थी। वो लड़की स्टडी का दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी। मैं 2 सीढ़ियाँ और नीचे उतरती तो स्टडी के भीतर से ही ठाकुर साहब ने मुझे देख लिया होता। लेकिन ठाकुर साहब तो तब भीतर मरे पड़े थे। ये बात मुझे अब मालूम है ना, तब तो नहीं मालूम थी ना। तब तो इस ख्याल से ही कि ठाकुर साहब अपने बेडरूम में होने की जगह नीचे स्टडी में हो सकते थे, मुझे इतनी दहशत हुई थी कि मैं उल्टे पांव अपने कमरे में वापस लौट आई थी। यानी कि तुझे नहीं मालूम कि उस घड़ी नीचे कुंवर जी थे या नहीं? ना, जानने की ख्वाहिश तो बरकरार रही होगी। वो भी उड़ गई थी, क्योंकि वापस आने पर ठाकुर साहब की हुक्मदुली करके यूं नीचे जाना मुझे अपनी भारी मूर्खता लगने लगी थी। ऐसा था तो तू बाद में इस बाबत खामोश क्यों न रही? तो खामोश रहती तो किसी को सोचता तक नहीं कि तू नीचे गई हो सकती थी। मैं खामोश रहना चाहती थी, लेकिन ठाकुर साहब की खातिर नहीं रह सकी थी। इतने देवता स्वरूप सज्जन का किसी ने इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मेरे खामोश रहने से उनके कातिल को सजा न मिलती, ये मुझे गवारा नहीं हुआ था। तो तेरे ख्याल से ज्योत्सना जोशी कातिल थी? और कौन होता? तभी तो मैंने बेहिचक उसकी शिनाख्त की। पुलिस ने तेरे से ये नहीं पूछा था कि जब तेरा नीचे आना मना था तो तू क्यों नीचे आई थी? मैंने कह दिया था कि मुझे कॉल बेल बजने की आवाज़ आई थी। जब किसी ने तो नीचे जाकर दरवाज़ा खोलना ही था, इसलिए मैं चली गई। पुलिस को ये बात हजम हो गई? हो ही गई होगी, तभी तो इस बाबत उन्होंने मेरे से और कोई सवाल नहीं पूछा। यानी कि तूने उन्हें यह नहीं बताया था कि तू गोली चलने की आवाज़ से आशंकित होकर नीचे आई थी? नहीं बताया था। बताती तो वो इल्ज़ाम लगाते कि मैंने ज़रूर स्टडी में भी झांका होगा, जहाँ से कि मैंने उस लड़की को निकल भागते देखा था। तो मैंने वहाँ पड़ी ठाकुर साहब की लाश भी देखी होगी। फिर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम आता कि मैंने फ़ौरन शोर क्यों नहीं मचाया था, पुलिस को खबर क्यों नहीं की। वैसे देखी थी लाश तूने? कैसे देखती, मैं तो सीढ़ियों से ही वापस लौट गई थी। बोला तो भूल भी गए? नहीं भूला, लेकिन तू ये सोच के जवाब दे रही है ना कि मैं पुलिस नहीं हूँ। हाँ, तो तूने स्टडी में नहीं झांका था? ना, अलबत्ता 10 बजे घर वालों के लौट के आने तक और असलियत का पता लगने तक अपने कमरे में बैठी मैं तड़पती ज़रूर रही थी, ये जानने को कि आखिर नीचे क्या हुआ था। लेकिन वो तड़प तुझे दोबारा नीचे नहीं लाई थी। उसने तुझे स्टडी में झांकने को प्रेरित नहीं किया था। नहीं, तू ये गारंटी करती है कि तूने 2 बार गोली चलने की आवाज़ सुनी थी? हाँ, दोनों आवाज़ें एक साथ आई थी। एक साथ क्या मतलब? जैसे ठाठा? वो कुछ क्षण सोचती रही और फिर बोली, नहीं, ठाठा नहीं, पहले ठा, वो एक्शन ठिठकी और फिर बोली, फिर दूसरी ठा। फिर तो ये भी हो सकता है कि उनमें से एक आवाज़ गोली की हो और दूसरी किसी वाहन के बैकफायर करने की। वो सोचने लगी। हालात बताते हैं, सुनील बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला, कि गोली एक ही चली थी। फिर तो दूसरी आवाज़ किसी ट्रक वगैरह के बैकफायर करने की ही होगी। पक्की बात? अब जब तुम कहते हो कि गोली एक ही चली थी तो पक्की ही बात समझो। बॉबी, जैसे अभी तूने ये कहा था कि तुझे ये गवारा नहीं हुआ था कि ठाकुर साहब जैसे देवता स्वरूप आदमी के कातिल को उसकी करतूत की सजा ना मिले, वैसे ही क्या तुझे ये गवारा होगा कि किसी बेगुनाह को उनके कत्ल की सजा मिले? नहीं, बेगुनाह को भला क्यों सजा मिले? वही तो, लेकिन कई बार ऐसा जुल्म हो जाता है। अब मेरा सवाल यह है जाने जिगर कि अगर ये बात तेरे अख्तियार में हो कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले तो तू उस अख्तियार का इस्तेमाल करेगी? हाँ, तू पूरी कोशिश करेगी कि ऐसा जुल्म ना होने पाए? ज़रूर। तो मेरी एक बात का सच सच जवाब दे, इंसाफ की खातिर, किसी की भलाई की खातिर सच सच जवाब दे। पहले जो जवाब दे चुकी है उसको भुला के जवाब दे। किस बात का? कल्पना कंसल इतवार को भी ठाकुर साहब की कोठी में आई थी। तूने उसे दरवाज़ा खोला था। किसी और को उसकी आमद की खबर नहीं लगी थी, इसलिए तूने उसकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली थी कि उस आमद का तू किसी से जिक्र ना करे। वो खामोश रही। जवाब दे। जवाब देती हूँ, वो निर्णयात्मक स्वर में बोली, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कानों के लिए। ये बात तुमने आगे किसी और को कही तो मैं साफ मुकर जाऊंगी कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। ठीक है। कल्पना इतवार शाम को भी ठाकुर साहब की गैर हाजिरी में आई थी और उसने मुझे इस बाबत खामोश रहने की एवज में 1000 रुपये दिए थे। वो काली जीन्स और जैकेट पहने थी। जीन्स पहने थी, जैकेट उसके हाथ में थी। जैकेट की किसी जेब में गोल्फ की कैप भी होगी। वो स्टडी में गई थी?
हाँ, लेकिन तब मुझे ये नहीं मालूम था कि वो किस फिराक में थी। जब चोर चोर का शोर मचा था और जब तूने भी काली पोशाक में किसी को स्टडी की खिड़की फांद कर भागते देखा था तो तुझे तो फौरन सूझा होगा कि वो और कोई नहीं कल्पना थी। हाँ, वो स्टडी में ठाकुर साहब की टेबल के दराज में से एक ऐसी चिट्ठी चुरा कर ले गई थी जो कि जेल में सड़ते एक बेगुनाह की रिहाई का हथियार बन सकती थी। तू नहीं जानती कि कल्पना की बाबत खामोश रहकर तूने उस शख्स का कितना अहित किया है। वो चिट्ठी अब बरामद नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। वो चिट्ठी भूषण कंसल की जेल यात्रा का सामान बन सकती थी। उसे तो कल्पना ने पहला मौका हाथ में आते ही नष्ट कर दिया होगा। ओह, लेकिन तुम्हारी गवाही से और कुछ नहीं तो कम से कम उस चिट्ठी के अस्तित्व को साबित किया जा सकता है। ये साबित किया जा सकता है कि उस चिट्ठी का चोर कल्पना थी। मैं ऐसी गवाही नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मेरी गवाही और कुछ भी स्थापित करने से पहले ये स्थापित कर देगी कि मैं पैसे की खातिर झूठ बोल सकती हूँ। तब मुझ पर यह इल्ज़ाम आ सकता है कि मैंने 1000 रुपये की खातिर कल्पना के लिए अपनी ज़ुबान बंद रखी। वैसे ही इससे बड़ी और बड़ी किसी रकम की खातिर मैं कल्पना के खिलाफ ज़ुबान खोलने को तैयार हो गई। बात तो तू ठीक कह रही है। जिसका झूठ एक बार स्थापित हो जाए उसकी सच्ची बात पर भी कौन एतबार करता है। जब मैं बेहिसाब बार हर किसी के सामने ये बात दोहरा चुकी हूँ कि इतवार को कल्पना कोठी में नहीं आई थी तो अब इससे ऐन उल्टा बयान कैसे चलेगा। वो सोमवार आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोमवार वो ठाकुर की स्टडी में जाने की जगह ऊपर उनके बेडरूम में गई थी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कल भी कहा था कि वो शायद तुझे उसकी आमद की खबर ना लगी हो। अव्वल तो यही मुमकिन नहीं। ऐसा हो भी गया होता तो खबर किसी और को लगी होती। मेरे मुंह पर तो रिश्वत की पट्टी बंधी थी। किसी और को तो इस बात को अपनी जुबान पर लाने से क्या गुरेज था। जो पट्टी एक जगह काम कर सकती है वो दूसरी जगह भी तो काम कर सकती है। नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि दूसरी जगह काम करने के लिए कोई जगह थी ही नहीं। वो मैं ही थी जो वैसे लालच में आ गई। बॉबी ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। कल्पना ना सही, सुनील बोला। भूषण कंसल आया हो सोमवार किसी वक्त? ना, बॉबी दृढ़ स्वर में बोली। एक कॉकटेल और मंगाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कान बज रहे हैं और खोपड़ी में रह रहकर अनार फूट रहे हैं। ये तो खुशी की बात है, इसी का तो मज़ा है। एक और हो जाए? ना बाबा ना। तो डिनर मंगाए? डिनर जो ड्रिंक्स के बाद खाया जाता है, मंगाए? बॉबी ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनील ने वेटर को बुलाकर डिनर का ऑर्डर दिया। डिनर के इंतज़ार में जब तक बॉबी ने अपना कॉकटेल का ग्लास खाली किया तब तक वो पूरी तरह से सुरूर में आ चुकी थी। सुनील, वो झूमती सी बोली। हाँ, मालूम? क्या? इस वक्त जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन सुनील हैरानी से बोला, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वही तो। उस घड़ी अपना आखिरी सवाल पूछने के लिए सुनील को वो एकदम सही दिमागी हालत में लगी। तूफान हमदम वो उसके कंधे के गिर्द अपनी बाह लपेटता हुआ बोला, अब बस एक बात और बता दो, फिर हम डिनर करेंगे और वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। कौन सी बात? नम्रता का कंगन किसने चुराया था? अपनी पकड़ में सुनील ने उसका जिस्म एकदम तंता अनुभव किया। उसने आंखें उठाकर सुनील की तरफ देखा और फिर बड़े सर्द लहजे में बोली, कृष्णा ने। कृष्णा के पास से तो वो बरामद हुआ था जाने जिगर। मेरा सवाल यह है कि असल में वो चुराया किसने था? कृष्णा ने। उसने ऐसा क्यों किया? कृष्णा जाने। वो अनार तुम्हारी खोपड़ी में अभी भी फूट रहे हैं? नहीं। सुनील ने एक आह सी भरी और फिर बोला, तभी तो। 1 घंटा और वो बॉबी के साथ रेस्टोरेंट में ठहरा, लेकिन वार्तालाप की रेल को वो पहले वाली पटड़ी पर ना लौटा सका। 8:15 बजे फिल्म स्टार की तरह सजी धजी और खुशबुओं में रची बसी कल्पना अपने फ्लैट से बाहर निकलकर एक टैक्सी में सवार हुई और मैजेस्टिक सर्कल की ओर रवाना हो गई। उसे ये देखकर कोई हैरानी ना हुई कि एक कार तत्काल उसके पीछे लग गई थी। मैजेस्टिक सर्कल पर एक खास इमारत के सामने उसने टैक्सी रुकवाई और उसका बिल अदा करके बिना घूमकर पीछे देखे इमारत में दाखिल हो गई। वहाँ कई लोगों के साथ वो लिफ्ट में सवार हुई। लिफ्ट और सवारियाँ चढ़ाने के लिए पहली मंजिल पर रुकी तो वो एकाएक उसमें से बाहर निकल गई। एक लंबा गलियारा पार करके वो इमारत के पिछवाड़े में पहुंची जहाँ और सीढ़ियाँ थी। वो उन सीढ़ियों से उतरकर इमारत से बाहर निकली तो वो पिछवाड़े की एक चौड़ी सड़क पर थी जहाँ से कि फौरन ही उसे टैक्सी मिल गई, जिस पर सवार होकर वो हरनबी रोड के लिए रवाना हुई जहाँ की वो असल में जाना चाहती थी। हरनबी रोड पहुंचकर उसने एक बहुमंजिली इमारत के सामने टैक्सी रुकवाई और उसे भाड़ा देकर विदा कर दिया। टैक्सी के निगाहों से ओझल हो जाने के बाद वो इमारत में दाखिल हुई। वहाँ एक छोटी सी सेल्फ सर्विस लिफ्ट भी थी
लेकिन उसमें सवार होने के स्थान पर वो सीढ़ियों की ओर बढ़ चली। सीढ़ियों के दहाने पर वो ओट लेकर थोड़ी देर ठिठकी खड़ी रही, लेकिन जब उसने किसी को अपने पीछे इमारत में दाखिल होते ना देखा तो वो चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो तीसरी मंजिल पर पहुंची। उस घड़ी पूरे 9 बजे थे। कॉल बेल बजाने की जगह उसने दरवाजे को हौले से धक्का दिया तो पाया कि वो खुला था। वो भीतर दाखिल हुई तो किसी ने बाज की तरह झपट कर उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। दरवाज़ा तो बंद कर लो, कल्पना इटलाकर बोली। अभी लीजिए मल्लिका आलिया, युद्धवीर बोला। फिर उसने दरवाजे को भीतर से बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। बहुत उतावले हो रहे हो, कल्पना बोली। जैसे आप नहीं हो रही, युद्धवीर बोला। मैंने यहाँ का प्रोग्राम रखा, कोई ऐतराज़ तो नहीं? हमें क्या ऐतराज़ होना है? ऐतराज़ तो आपको होना चाहिए था, जो कि अपने दौलत खाने की यहाँ से कहीं बेहतर सुख सुविधाओं की आदी हैं। कल्पना ने निहायत खूबसूरती से सजे विशाल कमरे में निगाह दौड़ाई। कीमती पर्दे, शानदार वॉल हैंगिंग्स, राज सिंहासन की तर्ज पर बना सोफा सेट, बेशकीमती कालीन, चांदी के फ्लावर पॉट, एक दीवार पर क्रॉस की सूरत में टंगी 2 बंदूकें, एक खूंटी से लटकी 2 पिस्तौलें। तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मेरी जान जाती है, कल्पना बोली। वो हंसा। क्या पिएगी? फिर बोला। जो पिलाओगे, कल्पना बोली। सर्दी है, कॉन्याक ब्रांडी चलेगी? ज़रूर। युद्धवीर ने कीमती ब्रांडी के 2 जाम तैयार किए। उसने एक जाम तब तक सोफे पर बैठ चुकी कल्पना को थमाया और बोला, चीयर्स। चीयर्स, कल्पना जाम से जाम टकराती हुई बोली। युद्धवीर सोफे पर उसके पहलू में ढेर हो गया और बोला, और क्या खबर है? सच पूछो तो, कल्पना चिंतित भाव से बोली। खबर तो खराब ही है। जी? युद्धवीर सकपकाया। कुंवर जी, मेरी निगरानी हो रही है। आपके पतिदेव? नहीं नहीं, भूषण की ऐसी मजाल नहीं हो सकती। तो मुझे तो लगता है पुलिस ही पीछे पड़ी है। पुलिस या प्रेस, खास तौर से ब्लास्ट वाले। आप पहेलियां बुझा रही हैं। बात यह है कि नरोत्तम ठाकुर के कत्ल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तुमने आज का ब्लास्ट पढ़ा है? पढ़ा है। फिर तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उस कत्ल को लेकर अखबार में क्या क्या बेपर की उड़ाई जा रही है। लेकिन अखबार में छपी बातों का आपसे क्या लेना देना है? तो सही, अखबार का इशारा मेरे और मेरे पति की तरफ भी तो है। अटकलेबाजियां से क्या होता है? ऐसा इशारा तो हमारी तरफ भी है। तुम्हें उससे कोई परेशानी नहीं? कतई नहीं। यानी कि सोमवार रात के ठाकुर के खास मेहमान तुम नहीं थे? बिल्कुल नहीं। सुनकर जान में जान आई, लेकिन एकाएक उसका लहजा सख्त हो गया। मुझे आपसे ऐसी मूर्खता की उम्मीद नहीं थी। युद्धवीर के मिस्री घुले स्वर में आए अप्रत्याशित परिवर्तन से कल्पना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कैसी उम्मीद नहीं थी? वह अकबकाई सी बोली। अपनी निगरानी करने वालों को आप अपने पीछे पीछे यहाँ तक ले आई। तौबा, कल्पना चैन की लंबी सांस लेती हुई हंसी। तुमने तो मेरी जान ही सुखा दी थी। माय लव, निगरानी करने वालों से पीछा छुड़ा चुकने के बाद ही मैंने यहाँ का रुख किया था। किसी ने मुझे यहाँ आते नहीं देखा, मेरी गारंटी। फिर क्या बात है? युद्धवीर का मिजाज फिर बदला। फिर से चीयर्स। ये पक्की बात है ना, कत्ल की रात को तुम ठाकुर की कोठी पर नहीं गए थे? आप हम पर शक कर रही हैं? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन क्या लेकिन? अब जबकि तुम्हारा नाम रोशनी में आ ही गया है तो मेरे ख्याल से तुम्हें ठाकुर की चहेती की उस वीडियो फिल्म को नष्ट कर देना चाहिए। अगर पुलिस को तुम्हारे उस अफेयर की भनक लग गई तो कुंवर जी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये मेरा नुकसान होगा। आप खातिर जमा रखिए, युद्धवीर मुस्कुराता हुआ बोला। हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे। अब आप अपना ग्लास खाली कीजिए और हमारी बाहों में आ जाइए। कल्पना ने बड़ी आतुरता से आदेश का पालन किया। 10:30 बजे सुनील ने यूथ क्लब में रमाकांत को फ़ोन किया। कोई खास खबर? वो बोला। फ़ोन पर ही सुनेगा या नहीं आ रहा? आज हिम्मत नहीं, सारा दिन भटकता रहा, बहुत थक गया हूँ। माई अवे अने कुत्ते हिरणादे शिकारी। अब कुछ कहो भी, कुछ पता लगा? एक बात पता लगी है मेरे मतलब ही यार। क्या? ठाकुर 2:30 बजे तक क्लब में ही था। फिर उसने डोरमैन को कहकर अपने लिए एक टैक्सी बुलवाई थी। टैक्सी क्योंकि क्लब के टैक्सी स्टैंड की थी, इसलिए आसानी से उसका ड्राइवर मिल गया था, जिसका कहना है कि वो ठाकुर को लेटन रोड पर स्थित शालीमार सिनेमा में छोड़कर आया था। सिनेमा में? सुनील हैरानी से बोला। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि ठाकुर टैक्सी से तो बाहर सड़क पर ही उतरा था, लेकिन उसने अपनी आंखों से ठाकुर को सिनेमा के कंपाउंड में दाखिल होते देखा था। लेकिन सिनेमा में? उसका वहाँ क्या काम? वही जो हर किसी का होता है। मैटिनी शो का टाइम था। क्षत्रिय उसी हफ्ते वहाँ लगी थी। पिक्चर ही देखने गया होगा वो।
लेकिन 5:30 बजे वो धर्मपुरे में ज्योत्सना के हॉस्टल के कमरे में मौजूद था। उससे पहले 4:30 बजे की उसकी सक्सेना से भी अपॉइंटमेंट थी। पिक्चर उसे पसंद नहीं आई होगी, बीच में छोड़ के चला आया होगा। लोग बाग अक्सर करते हैं ऐसा। रमाकांत, ये क्या यकीन में आने वाली बात है कि अपनी झोलझाल तंदुरुस्ती में दिन भर का थका मांदा वो शख्स पिक्चर देखने गया, वो भी अकेला? प्यारे हो, पहुंचा तो वो सिनेमा ही था। टैक्सी ड्राइवर को बड़ी आसानी से उसकी याद आ गई थी, क्योंकि अगले ही रोज उसने अखबार में अपने सिनेमा वाले पैसेंजर की तस्वीर उसकी मौत की खबर के साथ छपी देखी थी। कमाल है। फिर सुनील ने लाइन काट दी। प्रातः 10 बजे सुनील हरनबी रोड की उस बहुमंजिली इमारत के सामने मौजूद था जिसकी तीसरी मंजिल पर कुंवर युद्धवीर सिंह रहता बताया गया था। वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा। युद्धवीर के फ्लैट का दरवाजा बंद था। दरवाजे के करीब उस रोज का अखबार और एक दूध की बोतल पड़ी थी। उसके दो ही मतलब हो सकते थे, या वो घर पर नहीं था और या वो देर से उठने का आदी था। उसने कॉल बेल बजाई और प्रतीक्षा करने लगा। कोई उत्तर ना मिला। उसने फिर कॉल बेल बजाई और इस बार दरवाजे पर दस्तक भी दी। फिर कोई उत्तर ना मिला। घर पर नहीं मालूम होता पट्टा। सुनील होठों में बुदबुदाया। सुबह सवेरे ही दूध और अखबार आने से भी पहले कहीं निकल गया। वो नीचे पहुंचा। इस बार उसे एक औरत लॉबी के फर्श को झाड़ू लगाती दिखाई दी। यहाँ कोई, सुनील बोला, चौकीदार वगैरह नहीं है? औरत ने अपना हाथ रोका और कुछ क्षण अपलक सुनील की ओर देखा। फिर वो चुपचाप लिफ्ट के पहलू के एक बंद दरवाजे पर पहुंची और उसे खटखटाने लगी। कुछ क्षण बाद दरवाज़ा खुला और एक फौजी सा लगने वाला व्यक्ति बाहर निकला। औरत सुनील की तरफ इशारा करके कुछ फुसफुसाई। उस व्यक्ति ने सुनील पर सरसरी निगाह डाली और फिर लंबे डग भरता हुआ उसके करीब पहुंचा। उसने सुनील का अभिवादन किया और बोला, मैं इधर केयरटेकर हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील बोला, रिसाल सिंह। तीसरी मंजिल वाले युद्धवीर सिंह जी को जानते हो? सबको जानता हूँ। घर पर नहीं है वो। कोई अंदाज़ा कि वो कहाँ गए होंगे? मुझे कैसे अंदाज़ा होगा साहब, लेकिन उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। इतनी सुबह कभी घर से तो जाते नहीं वो, अमूमन दोपहर तक घर में ही होते हैं। आज तो लगता है सुबह सवेरे ही निकल गए कहीं। उनके लिए कोई मैसेज हो तो? नहीं, मैं ही फिर आऊँगा। अकेले रहते हैं यहाँ युद्धवीर जी? जी हाँ। कल घर पर थे? रिसाल सिंह ने औरत की तरफ देखा। तत्काल औरत जोर जोर से स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिलाने लगी। ये कौन है? सुनील बोला, मेरी जोरू है, वीरा। सब फ्लैटों की सफाई वगैरह यही करती है। गूंगी है? नहीं। तो बोलती क्यों नहीं? वीरा, बोलती क्यों नहीं? कल कुंवर जी के फ्लैट की हफ्तावारी सफाई का दिन था। वीरा बोली, वो मुझे चाबी दे गए थे। मैंने सब सफाई की थी। कालीन पर्दे झाड़े थे। सारे फर्नीचर को पॉलिश से चमकाया था। दिन भर की लगी 5 बजे जब मैं काम से निपटी थी तो कुंवर जी लौटे थे। तब सारा फ्लैट जगमग जगमग कर रहा था। बहुत खुश हुए थे कुंवर जी। मुझे 50 रुपये दिए और कहने लगे कि बस कर। रिसाल सिंह बोला। वो फौरन चुप हुई। ऐसी ही है ये। रिसाल सिंह सुनील से संबोधित हुआ। नहीं बोलती तो नहीं बोलती, बोलने लगती है तो फिर चुप कराना मुश्किल हो जाता है। सुनील हंसा। आपको कुंवर जी से काम था? हाँ, बहुत ज़रूरी। बहुत दूर से आया था मैं। अब दोबारा आना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं तब भी कुंवर जी घर पर होंगे या नहीं। हम कुछ मदद कर सकते हैं साहब? कर तो सकते हो भैया। क्या? तुम कुंवर जी के लौटने की मुझे खबर कर सकते हो। ये मेरा फ़ोन नंबर है। सुनील ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड और एक 20 का नोट थमाया। कुंवर जी फ्लैट पर पहुंच जाए तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर देना। मैं ना हो तो जो कोई भी फ़ोन रिसीव करे उसे मेरे लिए मैसेज दे देना। ठीक है, शुक्रिया। वैसे उनके फ्लैट में फ़ोन है, अगर आप। मुझे मालूम है, लेकिन मैं फ़ोन करके नहीं आना चाहता। मैं दरअसल उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हैं? चौंकाना चाहता हूँ मैं कुंवर जी को। मैं एकाएक उनके सामने आ खड़ा होना चाहता हूँ। अगर मैंने पहले फ़ोन पर बात कर ली तो ऐसा कैसे होगा? वो तो है। ठीक है, ज्यों ही कुंवर जी फ्लैट पर लौटेंगे मैं आपको इस नंबर पर, उसने हाथ में थमे कार्ड की ओर देखा, फ़ोन कर दूंगा। बढ़िया। सुनील शंकर रोड पहुंचा। वकील प्रदीप सक्सेना अपने ऑफिस में नहीं था। उसने रिसेप्शनिस्ट से उसके ड्राइवर सुभाष की बाबत सवाल किया तो पता चला कि वो नीचे उसी इमारत की बेसमेंट में मौजूद एक टी स्टॉल में था। सुनील वहां पहुंचा तो उसने टी स्टॉल को लगभग खाली पाया। वहां एक टेबल पर 2 जने बैठे चाय पी रहे थे, लेकिन दोनों ही 50 के पेटे में थे। एक और टेबल पर एक इकलौता युवक बैठा था। सुनील उसके करीब पहुंचा और उसके सामने बैठता हुआ बोला, हेलो। उसने सिर उठाया। तुम सुभाष हो, सक्सेना साहब के ड्राइवर? सुभाष अनमने भाव से सहमति में गर्दन हिलाने लगा। फिर एकाएक उसके चेहरे के भाव बदले।
वो भौचक्का सा सुनील का मुंह देखने लगा। लगता है तुमने भी मुझे पहचान लिया है, सुनील बोला। लेकिन मेरी सूरत ही पहचानी है तुमने, क्योंकि परसों शाम तुमने मुझे मोगल बाग में पार्क की दीवार के पीछे छुपकर बॉबी के साथ देखा था। वो सक पकाया। तुम ये नहीं जानते हो कि असल में मैं कौन हूँ। असल में मैं एक पत्रकार हूँ। सुनील नाम है मेरा, सुनील कुमार चक्रवर्ती। ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर होता हूँ मैं। ये देखो मेरा प्रेस कार्ड। तब सुभाष के चेहरे पर सम्मान के भाव आए। मैं ब्लास्ट पढ़ता हूँ, वो बोला। गुड। अब सबसे पहले मैं तुम्हारी ये भ्रांति दूर करना चाहता हूँ कि मेरा बॉबी से कुछ लेना देना है। मैंने कुछ जानकारी बॉबी से निकलवाने के लिए बहुत थोड़े अरसे के लिए उसे कल्टीवेट किया था। जानकारी मुझे मिल गई, कहानी खत्म हो गई, समझे? उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। अब बॉबी तुम्हें ही मुबारक, लेकिन जाति तजुर्बे से एक बात तुम्हें फिर भी कहना चाहता हूँ। बॉबी को चाबी में रख पाओगे तो तभी वो काबू में रहेगी। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं। क्या मतलब हुआ भाई इस देवदासी डायलॉग का? मुझे अकल आ गई है। बॉबी मेरी किस्म की लड़की नहीं। गुड। तभी तो कहता हूँ कि सुबह का भूला 2-4 महीने में घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। वो एक फीकी सी हंसी हंसा और फिर बोला, आप चाय पियेंगे? नहीं। सुनील अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकालता हुआ बोला, लो सिगरेट पियो। दोनों ने एक एक सिगरेट सुलगाया। लड़कियां दरअसल, सुनील ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बड़े दार्शनिकतापूर्ण स्वर में बोला, आजकल जनरल प्रैक्टिशनर हो गई है। हर मर्ज की तरह हर दिल का इलाज करना चाहती है। स्पेशलिस्ट वाला धंधा अख्तियार नहीं करती। मुझे लगता है कि अब तुम्हें एहसास हो गया है कि बॉबी जनरल प्रैक्टिशनर है, जबकि कृष्णा स्पेशलिस्ट थी। जनाब, सुभाष बड़ी संजीदगी से बोला, मैं बात को आपकी तरह इतने फैंसी ढंग से तो नहीं कह सकता, लेकिन बात असल में है यही। शीशे की चकाचौंध मुझ पर ऐसी हावी हो गई थी कि मैं हीरा नहीं पहचान पाया था। लो, और अभी तुम कह रहे थे कि तुम बात को फैंसी ढंग से नहीं कह सकते। बॉबी के चक्कर में मैंने कृष्णा का बहुत दिल दुखाया। कोई बात नहीं, अब मलहम भी तुम ही लगाना। वो खामोश रहा। अब तुम ये बताओ, सुनील बड़े मीठे स्वर में बोला, तुम्हें एतबार आता है इस बात पर कि कंगन कृष्णा ने चुराया था? एतबार क्या? सुनील की आत्मीयता से प्रभावित सुभाष तत्काल बोला, मुझे तो यकीनी तौर से मालूम है कि कंगन उसने नहीं चुराया था। अच्छा? जी हाँ, सुभाष बोला। फिर उसने कंगन बॉबी को पहने देखा होने वाली वो कहानी सविस्तार सुनील को कह सुनाई, जिसे अपने बॉस को सुनाने का तो उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। उसने तो उसे उल्टा उस बाबत चुप रहने का आदेश दिया था। गुड। वो कहानी सुनकर सुनील संतोषपूर्ण स्वर में बोला, गुड। अब बनी कुछ बात। सुभाष, अब तुम मुझे ये बताओ कि कृष्णा एकाएक घर क्यों छोड़ गई? पता नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। वो गई कहाँ? पता नहीं। सच कह रहे हो? अब मैं क्या आपसे झूठ बोलूँगा? वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। हाँ, बहुत ज़्यादा, मेरे से कहीं ज़्यादा। मैंने उसका दिल दुखाया था, वो फिर भी मेरे को बेपनाह चाहती थी। फिर तो वो और किसी से संपर्क स्थापित करे ना करे, देर सवेर तुमसे संपर्क जरूर करेगी। तो वो उलझनपूर्ण भाव से बोला, मैं जितनी जल्दी हो सके उससे मिलना चाहता हूँ, उसी के भले के लिए उससे मिलना चाहता हूँ, और मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये काम तुम्हारे जरिए आसानी से हो सकता है, जल्दी हो सकता है। आप ये कहना चाहते हैं कि कृष्णा अगर मेरे से संपर्क करे तो मैं उसे आपसे मिलने को कहूँ? ऐसे शायद मिलना वो ना कबूल करे। तुम किसी भी तरीके से उससे उसका मौजूदा पता पूछना, फिर मैं खुद उससे मिलने जाऊँगा। वो पता बताएगी मुझे? संपर्क करेगी तो पता भी बताएगी, और किसी को बताए ना बताए तुम्हें ज़रूर बताएगी, खासतौर पर तब जबकि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। सुभाष सहमति में सिर हिलाने लगा। सुभाष, इस मामले में मैं तुम पर निर्भर कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें। गुड। ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लो, इस पर मेरे ढेर सारे फ़ोन नंबर है, किसी ना किसी पर मैं ज़रूर मिल जाऊंगा। सुभाष ने कार्ड ले लिया। सुनील मुगल बाग पहुंचा। कॉल बेल के जवाब में दरवाज़ा बॉबी ने खोला। सुनील पर निगाह पड़ती ही उसकी आंखें चमक उठी। वो होठों पर एक चित्ताकर्षक मुस्कुराहट लाकर इटलाती हुई बोली, हेलो। मैडम है घर पर? सुनील बोला। अरे, ये मैं हूँ तुम्हारे सामने खड़ी। पिछली रात के मौज मेले से उत्साहित बॉबी बोली। आर पार क्या देख रहे हो मेरे? मैंने पूछा है, सुनील सख्ती से बोला। नम्रता मैडम घर में है? तत्काल बॉबी के चेहरे के भाव बदले। उसने एक बार भवें सिकोड़कर सुनील की तरफ देखा और बदले स्वर में बोली, ऊपर है, आप बैठिए, मैं उन्हें खबर करती हूँ। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया और फिर ड्राइंग रूम में कदम रखा। बॉबी ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद किया और फिर सीढ़ियों की तरफ दौड़ चली। 5 मिनट बाद जब नम्रता नीचे पहुंची तो उस घड़ी सुनील एक दीवार पर लगी ऑयल पेंटिंग का मुआयना कर रहा था। आहट पाकर वो घूमा, फिर उसने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। तुम?
नम्रता उस पर निगाह पड़ते ही बोली, फिर आ गए? जी हाँ, सुनील तनिक सिर नवाकर बड़े इत्मीनान से बोला। अजीब आदमी हो, कल मैंने तुम्हें घर से बाहर निकल जाने को कहा, फिर भी चले आए। तुम्हें बेइज्जती नहीं लगती? नहीं। क्या? मैडम, पत्रकार का धंधा भी काफ़ी हद तक डोर टू डोर सेल्समैन जैसा होता है। जैसे सेल्समैन बेइज्जती महसूस करने लगे तो उसका धंधा नहीं चल सकता, उसे ऑर्डर नहीं मिल सकता, वैसे ही पत्रकार बेइज्जती महसूस करने लगे तो उसका धंधा नहीं चल सकता, उसे न्यूज़ नहीं मिल सकती। आपने तो मुझे जुबानी गेट आउट कहा था, मुझे तो डांट के पीट के भगाया जा चुका है, लेकिन मैंने कभी बेइज्जती महसूस नहीं की। बड़े ढीठ आदमी हो। तारीफ का शुक्रिया। मैंने तुम्हारी तारीफ कब की? ढीठ होना मेरे धंधे की खूबी है, क्वालिफिकेशन है। अब क्या चाहते हो? मैंने आपसे कहा था कि अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा होऊंगा, आपको कुछ बता रहा होऊंगा जो कि आप बहुत गौर से सुनेंगी। क्या? सुनिए, कल आपको मेरे इस सवाल का जवाब देना गवारा नहीं हुआ था कि आपने एक बीमार उम्रदराज शख्स से शादी क्यों की थी। शायद इसलिए गवारा नहीं हुआ था क्योंकि आपने अपना इमेज एक बहुत पतिव्रता, बहुत निष्ठावान पत्नी वाला बनाया हुआ है। हैरानी है कि ऐसी निष्ठावान पत्नी अपने पति पर जासूसी करती थी। जो बात वो उसे नहीं भी बताना चाहता था वो उसे भी जान लेना चाहती थी। क्या बक रहे हो? इसलिए शनिवार सुबह कुरियर के जरिए ठाकुर साहब के पास पहुंची चिट्ठी, जिसे कि पढ़ चुकने के बाद ठाकुर साहब ने फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया था, के टुकड़ों को आपने टोकरी में से बीना और उन्हें तरतीबवार सेलो टेप से चिपका कर वापस चिट्ठी की शक्ल में पहुंचाया ताकि आप उसे पढ़ पाती। तत्काल नम्रता के चेहरे की रंगत बदली। कैसे जाना? वो बोली। एक उड़ती चिड़िया ने बताया। आप कहिए ये बात झूठ है? सच भी है तो तुमसे मतलब? तूफान हमदम, सुनील नकली जम्हाई लेता हुआ बोला। अगर ये सच है तो ये न्यूज़ है, अगर ये न्यूज़ है तो एक पत्रकार के नाते मुझे इससे मतलब है और खबर को जनता तक पहुंचाना मेरा कारोबार है। तुम ये बात अखबार में छापोगे? खबर को तो अखबार तक पहुंचना ही होता है, खास तौर से तब जबकि आप ये बता नहीं रही कि आपने ऐसा क्यों किया। वो खामोश रही। देखिए, ठाकुर साहब के कत्ल की 2 कोशिशें हुई, एक कामयाब हुई और दूसरी को कामयाब होने का मौका ना मिला। नाकाम कोशिश की आप नेचुरल सस्पेक्ट हैं मैडम। आप नर्स हैं, डिजिटेक्स की तासीर से आप वाकिफ़ हैं, उसे मुहैया करना आपके लिए मामूली काम है। ऊपर से आप एक कमज़ोर, लाचार, उम्रदराज लेकिन रईस शख्स की बीवी हैं। ऐसी बीवी हैं शादी से पहले जिसकी अपनी हैसियत कुछ भी नहीं थी, और ऊपर से अब ऐसा लगता है कि अपने पति से आपकी निष्ठा महज एक दिखावा था, ढोंग था। आप तो उस पर जासूसी करती थी, उसकी पुर्जा पुर्जा करके उड़ाई हुई चिट्ठियों को भी पढ़ने की कोशिश करती थी। तुम, वो कंपित स्वर में बोली, मुझे गलत समझ रहे हो। यानी कि जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं किया आपने? किया, लेकिन बैठो। शुक्रिया, ऐसे ही ठीक है। वो खामोश रही। उसने बेचैनी से पहलू बदला। आप कुछ कह रही थी? उस चिट्ठी को वो कठिन स्वर में बोली। मैंने इसलिए पढ़ने की कोशिश नहीं की थी कि मैं ठाकुर साहब की जासूसी करना चाहती थी। असल बात यह है कि उस चिट्ठी को पढ़कर ठाकुर साहब की हालत खराब हो गई थी। उनकी हालत ऐसी खराब हुई थी कि उनके पास मौजूद राम मिलन के छक्के छूट गए थे और वो दौड़कर मुझे बुला लाया था। तब तक ठाकुर साहब चिट्ठी फाड़कर फेंक चुके थे, लेकिन 1000 पूछने पर भी बताने को तैयार नहीं हुए थे कि चिट्ठी में क्या लिखा था। अब ज़रा सोचो, जिस चिट्ठी की इबारत ने मेरे पति को मरणासन की अवस्था में पहुंचा दिया था, उसकी बाबत कुछ जानने को मेरा उत्सुक होना क्या स्वाभाविक नहीं था? जैसे आप कह रही हैं वैसे तो स्वाभाविक था। मैंने अपने पति पर जासूसी करने की नीयत से उस चिट्ठी को पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। मैंने ये कोशिश उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी हिफाजत के लिए की थी। उनकी संकट की किसी घड़ी में मजबूती से उनके साथ खड़े होने की नीयत से की थी। क्या था उस चिट्ठी में? बताऊंगी तो तुम उसे भी अपने अखबार में छाप दोगे, लेकिन बताती हूँ, क्योंकि नहीं बताऊंगी तो तुम ज़्यादा उल्टा सीधा छापोगे। मिस्टर, वो एक गुमनाम चिट्ठी थी जो कि किसी बहुत ही कमीने आदमी की बहुत ही घटिया हरकत थी। उस चिट्ठी की मार्फत ठाकुर साहब को खबरदार किया गया था कि उनकी नौजवान बेटी पंकज कुंवर युद्धवीर सिंह के साथ एक तरह से उसकी रखेल बनकर रह रही थी। वो कई बार आधी रात को वहाँ सबके सो जाने के बाद यहाँ से निकली थी और हरनबी रोड पर युद्धवीर के फ्लैट में गुलछर्रे उड़ाने पहुँची थी, जहाँ से कि वो भोर होने पर वापस लौटी थी। मिस्टर, इस बात को उस शख्स ने ऐसी फास्ट जुबान में, ऐसी ग्राफिक डिटेल से लिखा था कि पढ़कर मैं पानी पानी हो गई थी। अपनी इकलौती बेटी की बाबत वो बातें पढ़कर ठाकुर साहब पर तो तुम सोच ही सकते हो कि क्या बीती होगी। यही करिश्मा था कि उनका पहले से ही कमज़ोर दिल वो झटका झेल गया, तभी उन्हें जानलेवा दिल का दौरा ना पड़ गया। यानी कि जो कुछ चिट्ठी में लिखा था उस पर ठाकुर साहब को एतबार आ गया था? नहीं। आपको कैसे मालूम?
मैंने इस बाबत बात की थी उनसे। मैंने उन्हें साफ बता दिया था कि कैसे मैं वो चिट्ठी पढ़ने में कामयाब हो गई थी। ओह, एतबार भले ही उन्हें ना आया था, लेकिन एक बार तो उस चिट्ठी ने उनकी हालत बद कर ही दी थी ना। आपको एतबार आ गया था? मुझे भी नहीं आया था। पंकज की युद्धवीर से दोस्ती का एतबार मैं कर सकती थी, नौजवानी के हल्के फुल्के रोमांस की बात भी मैं मान सकती थी, लेकिन वो युद्धवीर की रखेल थी। वो रातों को घर से खिसक कर उससे मिलने जाती थी। ये बातें भला कैसे एतबार में ला सकती थी? ठाकुर साहब ने अपनी बेटी से इस बाबत कोई जवाब तलबी नहीं की थी, लेकिन पंकज तो इसी बात से आग बबूला हो गई थी कि उससे ऐसी कोई पूछताछ की जा रही थी। उसकी आज़ादी में यूँ दखल दिया जा रहा था। तब ठाकुर साहब उससे बहुत खफा हो गए थे और उन्होंने उसे साफ साफ अल्टीमेटम दिया था कि वो आइंदा कभी कुंवर युद्धवीर से मिलने की कोशिश ना करे, वरना नतीजे गंभीर होंगे। क्या नतीजे गंभीर होंगे? ये कि वे उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। हाँ, वो मान गई थी अपने पिता का कहना। मान ही गई थी। युद्धवीर एक रोज़ फ़ोन पर मेरे से शिकायत कर रहा था कि पंकज उससे मिलती नहीं थी। इससे तो मुझे यही लगा था कि पंकज अपने पिता के आदेश का पालन कर रही थी। उस फ़ोन कॉल की बाबत ज़रा तफसील से बताइए, कब की बात है ये? नम्रता ने सब बताया। ओह, सब सुनकर सुनील बोला, तो पंकज से शादी की फिराक में थे ये कुंवर जी? थे, नम्रता बोली, लेकिन ये सुनकर उनके कस्बल काफ़ी हद तक ढीले पड़ गए थे कि अगर पंकज ऐसा कोई कदम उठाती तो ठाकुर साहब उसे अपनी तमाम चल अचल संपत्ति से बेदखल कर देते। लेकिन हकीकतन ठाकुर साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं था। जाहिर है वो धमकी तो उन्होंने युद्धवीर के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल की थी। उनका ख्याल था कि जब उस शख्स को मालूम होता कि उसके हाथ पंकज के जरिए उनकी दौलत तक नहीं पहुंच सकते थे, तो वो वैसे ही पंकज का पीछा छोड़ देता। आई सी। आपको मालूम है कि सोमवार रात को कत्ल के वक्त के आसपास ये कुंवर युद्धवीर सिंह यहाँ आपकी कोठी के इर्द गिर्द मंडराता देखा गया था? तत्काल नम्रता के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। वो हकबकाई सी बोली, हमारे शादी पर चले जाने के बाद यहाँ आया था? आया हो सकता है। कोठी के भीतर उसकी हाजिरी का कोई चश्मदीद गवाह तो नहीं है, लेकिन जब वो बाहर था तो भीतर भी आया हो ही सकता था। ये तो एक स्थापित तथ्य है कि आप लोगों के चले जाने के बाद ठाकुर साहब ने किसी खास मेहमान को अपनी स्टडी में रिसीव किया था। वो युद्धवीर था? हो तो सकता था। अभी आज सुबह मैंने इस बाबत उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो घर पर नहीं था। सुबह सवेरे ही कहीं निकल गया मालूम होता था। ओह, वो गुमनाम चिट्ठी अब कहाँ है? उसे तो मैंने तभी जलाकर राख कर दिया था, ताकि फिर कोई उसका पुर्जा ना जोड़ लेता, आप ही की तरह। यही समझ लो। चिट्ठी उपलब्ध होती तो हैंडराइटिंग की वजह से वो लिखने वाले की शिनाख्त का जरिया बन सकती थी। वो टाइपशुदा थी। टाइप से टाइपराइटर की शिनाख्त मुमकिन होती है, और फिर टाइपराइटर से उसके मालिक की। खैर, अब आप ये बताइए कि आपको कोई अंदाज़ा है कि वो चिट्ठी किसने लिखी होगी? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। मैडम, उस चिट्ठी का आपके पति के कत्ल से रिश्ता हो सकता है। क्या आप नहीं चाहती कि आपके पति के कातिल को उसकी करतूत की सज़ा मिले? बिल्कुल चाहती हूँ। मेरी पेश चले तो मैं तो खुद अपने हाथों से ऐसे शख्स का गला घोंट दूँ। तो फिर वो क्या है कि दरअसल पंकज की युद्धवीर से मुलाकात ठाकुर साहब के पुराने पार्टनर कंसल साहब के यहाँ हुई एक पार्टी में हुई थी। कंसल साहब की बीवी कल्पना ने युद्धवीर को पंकज से मिलवाया था। मूल रूप से युद्धवीर कल्पना का फ्रेंड था, इसलिए शायद कल्पना ने युद्धवीर के पंकज की ओर झुकाव से कुड़कर ठाकुर साहब को वो गुमनाम चिट्ठी भेजी हो। वो खामोश रही। अब मैं आपसे एक कदरन नाजुक सवाल पूछता हूँ। ठाकुर साहब ने अपनी ज़िंदगी में पंकज की युद्धवीर से मेल मुलाकात पर पाबंदी लगाई थी। अब जबकि वो पाबंदी लगाने वाला ही नहीं रहा, तो क्या वो मेल मुलाकात फिर शुरू हो जाएगी? नहीं। वजह? मैंने खुद पंकज से ये सवाल किया था। वो कहती है कि युद्धवीर से उसका रिश्ता एक वक्ती जुनून था। वो जुनून अब गुजर चुका है। अब उसका युद्धवीर से कोई लेना देना नहीं। आई सी। पंकज के एडमायरर्स तो और भी हैं। अब उसका झुकाव किसकी तरफ है या होगा? ये एक मुश्किल सवाल है। इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। कोई अंदाज़ा ही बताइए। सॉरी। अब आपकी इजाज़त से मैं उसी विषय को फिर छेड़ना चाहता हूँ जिसका जिक्र आपको गवारा नहीं। तुम फिर कृष्णा की बात करोगे? वो अप्रसन्न स्वर में बोली। जिस विषय की वजह से मुझे कुत्ते की उपाधि मिली, उसे इतनी आसानी से मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मिस्टर, आई एम ऑलरेडी सॉरी फॉर दैट। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। सोमवार रात को कृष्णा की तबीयत खराब होने की कहानी के कई वर्जन सामने आए हैं। जिस कहानी पर कृष्णा का एतबार है वो तो बहरहाल यही है कि ओवल्टीन में जहर था, लेकिन आप इस बात से सहमत नहीं। दूसरी कहानी ये है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यही बात सच मालूम होती है। कृष्णा बहुत भावुक लड़की थी।
और वो वकील साहब के ड्राइवर सुभाष को दिल से चाहती थी। सुभाष भी उसे चाहता था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो बॉबी की तरफ झुकने लगा। कृष्णा का इस बात से आहत होना स्वाभाविक था। तब हो सकता है कि सुभाष के लिए, अपने प्यार को हाईलाइट करने के लिए और उससे हमदर्दी हासिल करने के लिए उसने आत्महत्या का स्वांग किया हो, और स्वांग को हकीकत का पुट देने के लिए कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, मसलन डिजिट्रैक्सी। हाँ, उसकी तासीर से हर कोई वाकिफ है इस घर में। वो नौजवान हट्टी कट्टी लड़की थी। 1-2 गोलियों से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, बस तबीयत ही बिगड़ सकती थी उसकी, जो कि बिगड़ी। किसी का यह भी दावा है कि वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी? नम्रता हौलनाक स्वर में बोली। हाँ, तब तो जरूर ही उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसकी ऐसी हालत किसने बनाई होगी? जाहिर है कि सुभाष ने, और तो किसी से उसका अफेयर था नहीं। फिर तो ये सुभाष अच्छा लड़का ना हुआ। जिससे प्यार करता था उसको ऐसी मुसीबत में डालकर दूसरी लड़की से प्यार के पींगे बढ़ाने लगा। अब मैं क्या कहूँ इस बाबत? जब आपको ये खबर लगी कि कृष्णा आप पर ऐसा खतरनाक इल्ज़ाम लगा रही थी, तो आपकी ख्वाहिश नहीं हुई उससे जवाब तलबी की? हुई, बराबर हुई। मैं तो उसकी चुटिया पकड़ के मरोड़ना चाहती थी, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आई। उसको बुला लाने के लिए मैंने विनोबा बस्ती उसके घर आदमी भेजा, तो मालूम हुआ कि वो माँ बेटी चुपचाप कहीं खिसक गई थी। क्यों क्या? पहले मुंह फाड़ बैठी होगी, फिर डर लगा होगा कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कहने के लिए कहीं उसे पुलिस ही ना पकड़ के ले जाए। नतीजतन अपनी खैर मनाती कहीं खिसक गई। दम तो है आपकी बात में। वो खामोश रही। कृष्णा को आपने नौकरी से इसलिए निकाला क्योंकि वो चोर थी? जाहिर है, वो बोली। एक चोर को मैं इस घर में नौकरी पर कैसे बहाल रख सकती थी? ये तो आबेल मुझे मार जैसी बात होती। ये तो कृष्णा को फिर पहले से ज़्यादा बड़ी चोरी करने पर उकसाना होता। आपकी उससे कोई जाति रंजिश नहीं थी? मिस्टर, क्या कह रहे हो? घर की एक मामूली नौकरानी से मेरी जाति रंजिश होती? मैंने आपसे पूछा है। नहीं थी, सवाल ही नहीं पैदा होता। कृष्णा से मुझे कोई रंजिश होती, कोई शिकायत होती, तो क्या मैं उसकी चोरी पकड़ी जाने तक उसे नौकरी से निकालने के लिए इंतज़ार करती? मैं जब चाहती बिना कोई वजह बताए उसे नौकरी से निकाल देती। लेकिन अब आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने आपका कंगन चुराया था। करना पड़ा। अगर आपको पता चले कि वो चोर नहीं थी, तो आपको अफसोस होगा कि आपने खामखा गरीब मार की थी। वो चोर थी, फर्ज कीजिए नहीं थी, तो आपको अफसोस होता उसे नौकरी से निकालने का। तो दोस्तों, ये था गोली और जहर नॉवल का पार्ट 7। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।